तो अब स्क्रीन्स पे काम करना है 12-12, 15-15 घंटे। अब क्या करूँ? कैसे अपनी आंखों को स्क्रीन से प्रोटेक्ट करूँ? कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना, सबसे खराब वर्स्ट चीज़ है हमारी। वर्स्ट। Are you someone who wears contact lenses and it can harm your eyes and your vision? तो क्या तरीका होना चाहिए लेंस लगाने का? आप अपनी बच्चों की आंखों में काजल लगाना क्यों चाहते हो? अब सबसे बड़ी चीज़ है, लोग मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहने कि ना पहने? ये बड़ा चल रहा है आजकल, क्या करना है इसका? ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन से बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है। ये ड्रॉप डाल लो, वो ड्रॉप डाल लो, किसी भी चीज़ से चश्मे का नंबर नहीं हट सकता। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द शो। अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट सीरीज का हर एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आज हमने इनवाइट किया है दिल्ली के एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड आई सर्जन डॉक्टर राहिल चौधरी को। ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने एक ही दिन में 100 लेजिक सर्जरीज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और आज की इस डिस्कशन में मैंने डॉक्टर से जाना कि हम अपनी आँखों को नेचुरली हेल्दी और हाइजीनिक कैसे रख सकते हैं। आइज़ को हेल्दी रखने में न्यूट्रिशन का क्या रोल है, स्क्रीन यूजेज से होने वाले आई इश्यूज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने जाना कि कैटरैक्ट और एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन से हम आँखों को कैसे बचा सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि ब्लू लाइट ग्लासेस, यूवी ग्लासेस, पोलराइज्ड सन ग्लासेस का क्या रोल है और क्या ये चीज़ें सच में काम करती हैं। हमने जाना कि डायबिटीज़ का विजन पर क्या असर पड़ता है और हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हमने बात की अलग अलग तरह की सर्जरीज के बारे में जिन्हें यूज़ करके हम अपना चश्मा हमेशा के लिए हटा सकते हैं। हमने डिस्कस किया ये कितनी सेफ है, क्या कॉस्ट होती है, वगैरह वगैरह। और फाइनली मैंने डॉक्टर राहिल से जाना कि आई मेकअप का आँखों के ऊपर क्या असर पड़ता है और ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो गाइज़, ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद आपको अपनी आँखों से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे और बहुत सी नई चीज़ें भी आप जानेंगे। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप रिलैक्स करें और मज़े से इस पॉडकास्ट को एंजॉय करें। Dr. Rahil, welcome to the show. Thank you for inviting me. Lovely to be here. And like we were discussing before the podcast, आज सारे आई के मिथ्स को बस्ट करके जाना है। एकदम सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या गलत चल रहा है, क्या खराब चल रहा है, कैसे आंखों का ध्यान रखना है, एक ही चीज डिस्कस करेंगे। राइट, मजा आने वाला है। सबसे पहले तो मुझे डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है मैं किसी ऑपरेशन थिएटर में आ गई हूँ आपको देख के। ये सब जो मैंने पहना हुआ है, यस, क्या है ये? बेसिकली व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे आर ओटी स्क्रब्स। ओके। तो जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं तब ये वाली ड्रेस पहनते हैं। बट व्हेनेवर आई वेयर दिस ड्रेस आई फील लाइक अ सुपर हीरो। So whenever I'm into a podcast or somewhere, I feel nice and energetic when I'm in this dress. So that is the way it is. No doubt you are a superhero already. जितना आपकी जो achievements हैं और जो आपने records बनाए हुए हैं, you are actually a superhero. Thank you for those kind words. So डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि हमारा स्किन केयर रिचुअल होता है, हेयर केयर रिचुअल होता है, ओरल रिचुअल भी होता है। आईज के लिए भी क्या कोई रिचुअल हो सकता है, होना चाहिए आई हेल्थ के लिए? आपको गुंजन क्या लगता है, लोग आई की हेल्थ के लिए क्या रिचुअल करते हैं आज की डेट में? सही बताऊँ तो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे आंखों में पानी डाल लेते हैं, छींटे मार लेते हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दे डू। राइट, सो आई थिंक वी हैव टू क्लियर दिस टू आवर ऑडियंसेस कि आईज की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। ओके। ऊपर वाले ने, नेचर ने हमारी आंखों को इस तरह से बनाया हुआ है कि वो अपने आप को खुद ही साफ कर सकती है। हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं उनमें साफ करने की कैपेसिटी होती है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको एक्चुअली आंखों के ध्यान रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। एंड लाइक यू वर सेइंग कि लोग आंखों को पानी से धोते रहते हैं। सो आई सी पेशेंट्स एवरी डे जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम आंखों को पानी से बार बार धोएं? लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ के पानी से धो लिया, दोपहर को धो लिया, रात को सोने से पहले धो लिया, घर पहुंचे धूल मिट्टी से आ रहे थे, पानी से धो लिया। ठीक है, ये बहुत ही गलत आदत है। लाइक आई टोल्ड यू, आंखों को एक्स्ट्रा सफाई की जरूरत नहीं होती। और जब आप बार बार अपनी आंखों को पानी से धोते हो तो हमारी आंखों में कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं
वो इसके साथ वॉश आउट हो जाते हैं। ओह, और इससे एक बड़ी खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ड्राई आइस, और कुछ टाइम के बाद ये क्रॉनिक हो जाती है। और मैं ड्राई आइस के पेशेंट रोज अपने हॉस्पिटल में देखता हूँ। इस तरह की बीमारी है कि ना वो जीने देती है ना वो मरने देती है। सिर्फ एक सोल्यूशन है, हर आधे आधे एक घंटे में आंख में ड्रॉप डालनी पड़ती है। ओके, तो क्यों जबरदस्ती आपने अपनी आंखों में एक नई बीमारी लेनी है? तो आंखों को पानी से धोना इज अ वेरी बैड हैबिट एंड वी शुड स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा, फिर मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो रूटीनली मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों को आदत होती है अपनी आंखों में गुलाब जल डालने की। राइट, कुछ लोग शहद डाल लेते हैं, घी दूध डाल लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठ के अपने सलाइवा को आंख पे लगा लेते हैं। अच्छा, ये सब चीजें हैं जो इंडिया में हो रही है, एंड आई कम अक्रॉस दिस एवरी डे। ये भी बहुत गलत आदत है। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब क्यों ना डालें हम गुलाब जल, क्या उससे कुछ परेशानी नुकसान हो जाएगा? देखिए, कौन सा गुलाब जल आप डाल रहे हैं? आप गुलाब जल डाल रहे हैं जो आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं। अब वो गुलाब जल जो है वो आंखों में डालने के लिए नहीं बना भाई, उसमें प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करा, प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस में उसको नहीं बनाया गया। अब आप उसको अपनी आंख में डाल लोगे तो आंख में फायदे की जगह तो नुकसान हो जाएगा। प्लस उसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, गुलाब जल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रिजर्वेटिव्स के साथ आते हैं। सो अननेसेसरली यू डोंट नीड इट फॉर योर आइज। और गुलाब जल डालने से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलने वाला, ना ही घी शहद ये सलाइवा लगाने से कुछ होने वाला है। ओके, फिर मैं बताता हूँ और लोग क्या करते हैं। लोगों की आदत होती है, जैसे बच्चों में लोग काजल लगा देते हैं। सो यू आर डिस्कसिंग दैट बिफोर द पॉडकास्ट आल्सो कि क्या ये सही हैबिट है? तो माय क्वेश्चन टू ऑल दीज पीपल इज कि आप अपनी बच्चों की आंखों में काजल लगाना क्यों चाहते हो? नजर ना लगे। आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नज़र से बच रहा है तो कहीं और लगा लो यार, कान के पीछे लगा लो, माथे पे लगा लो। अगर आपको लगता है कि काजल लगाने से आंखों के चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा या आंखों की नज़र तेज़ हो जाएगी, बिल्कुल एक मिथ है। ओके, अगर आपको लग रहा है काजल लगाने से बच्चा दिखने में सुंदर होगा, तो बच्चे तो वैसे सुंदर होते हैं, क्यों उनके ज़बरदस्ती आंख में केमिकल्स लगाने हैं? और मैं आपको बताऊं, ये काजल लगाने से जब आप एक काजल की स्टिक 10 बच्चों में यूज़ करते हो तो उससे एक सीरियस बीमारी है जिसको ट्रेकोमा कहते हैं, वो आंख में हो जाती है। अच्छा, तो बच्चों की आंखों में काजल लगाना भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जिसको रोकना ज़रूरी है। फिर मैं बताता हूँ, इस तरह के मिथ्स आते हैं मेरे सामने। लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्या गाजर खानी चाहिए? दादी माँ बोलती थी कि हरी सब्जियां गाजर खाओ तो आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, क्यों खिलानी है हरी सब्जियां गाजर? देखिए क्या होता है, ये जो हरी सब्जियां गाजर या जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, इसमें विटामिन ए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। विटामिन ए इनरिच्ड फूड्स हैं, और अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी होती है तो आंखों में एक दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक नाइट ब्लाइंडनेस करके प्रॉब्लम होती है, या कॉर्निया में कुछ मेल्टिंग कॉर्निया की हो सकती है। तो ये 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है अगर विटामिन ए की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों की तो 1000 तरह की बीमारियां हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी बीमारियां आपकी गाजर हरी सब्जियों से ठीक हो जाएगी। गाजर हरी सब्जियां चलिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचा लेगी आपको। कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो अक्सर मेरे से पेशेंट्स पूछते रहते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सब कुछ इस पॉडकास्ट में क्लैरिफाई करें। इनफैक्ट हाइजीन के लिए तो नॉट जस्ट आँखों को धोना, एक इक्विपमेंट भी आता है जिसमें पानी डाल के आप आँखों को डिप करके उसमें आईज ओपन करते हो ताकि आपका पूरा जो आई है वो वॉश हो सके। But it is not a good practice. It's not a good Gunjan, practice. see, first we understand कि whenever you are doing this, आंखों के ऑयल्स को तो आपने वॉश कर ही दिया, so आज नहीं तो कल अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे तो ड्राइनेस तो आना ही आना है। ओके, ओके। ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री में जो पानी नलके से निकल रहा है, इट इज़ नॉट फिल्टर्ड और कंटामिनेशन फ्री। इसमें बैक्टीरियाज हैं, कंटामिनेशंस हैं। वी आर नॉट इन अमेरिका और यूरोप की पानी नलके से निकाल के पी लो, ये साफ नहीं आ रहा पानी। उसमें आपने अपनी आंख को डिप करके आंखों को बंद खोल कर लिया, तो आपने तो इन्फेक्शन आंखों में डाल दिया। और इसी वजह से लोगों को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सो these practices, it is very important that everybody takes them seriously. तो बहुत ज़रूरी है समझना ये सब चीज़ें। ये सब तो वो हो गया जो नहीं करना चाहिए, बट देन करना क्या चाहिए? एक तो आपने बोला कि ऑटोमेटिकली हमारी आंखें खुद ब खुद
अपने आप को हील करती हैं थ्रू वाटर एंड ऑल दैट. मैं बताता हूँ क्या इज करना देयर एनीथिंग दैट दे कैन डू in order You to just have keep to their do eyes healthy? one simple thing. कभी भी आपको ऐसा लगे कि आंखें नॉर्मल नहीं है, आंखों में लाली हो रही है, खुजली हो रहा है, पानी निकल रहा है, नजर धुंधली हो रही है, चिपचिपापन हो रहा है, चुभन लग रही है, जस्ट गो विजिट एन आई डॉक्टर. Okay. एंड हमारी कंट्री में आई डॉक्टर को मिलना तो इतना आसान है, बस अपॉइंटमेंट लो और जाके दिखा दो. Right. मतलब इफ वी कंपेयर दिस विद अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशंस, अगर वहाँ पे आपको एक आई डॉक्टर को दिखाना है तो आप अपने आई डॉक्टर को जाके मिल नहीं सकते. उससे पहले कितने सारे स्टेप्स होते हैं. पहले एक जनरल डॉक्टर दिखेगा, फिर उसके बाद एक स्पेशलिस्ट देखेगा, उसको लगता है स्पेशलिस्ट के बाद सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए तो और आगे भेजेगा. सो इट्स अ बिग रेफरल सिस्टम. कंपेयर टू इंडिया तो बहुत ही आसान है. और अब तो कोविड के बाद ऑनलाइन हो गया. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट ले लो. और मैं इतनी बारी ऐसा देखता हूँ पेशेंट्स क्या करते हैं, आंख में छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, खुजली पानी लाली हो रहा है, वो क्या करते हैं फार्मेसी पे चले जाते हैं, केमिस्ट की दुकान पे चले जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं यार आंख लाल हो रही है, हमें एक ड्रॉप दे दो. और वो जो केमिस्ट वाला बंदा है वो 99% उस इंसान को एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का एक कॉम्बिनेशन दे देता है. और स्टेरॉइड एक मैजिकल ड्रग है, मानता हूँ, लेकिन जब मिस यूज या ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड होगा तो वो आंख को खराब कर देगी. और स्टेरॉइड के यूज से आंख में काला मोतिया, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है लंबे समय के यूज से. तो ये सब बड़ा जरूरी है हमें समझना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी इशू हो, यू शुड सीक एन एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल रादर देन ये सब जुगाड़बाजी. आई स्पेशलिस्ट के पास तो हम सिर्फ तब जाते हैं जब बहुत ही ज्यादा कुछ हो जाए. उससे पहले तो हम खुद से बहुत कुछ कर लेते हैं. यूट्यूब देख लेते हैं, दोस्तों से पूछ लेते हैं. मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि अगर इरिटेशन हो रही है तो पहले तो मसल लिया, आंखें धो ली, फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि नींद एक बार सो जाएंगे ना, नींद पूरी होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा. तो बड़े सारे हिट एंड ट्रायल्स पहले खुद करते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. ऑल्सो मैं ये देखता हूँ कि जैसे हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि यार साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप जरूर करा लिया करो. इवन इफ योर आईज आर हेल्दी, अपना चेकअप करा लो, क्योंकि कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिनके साइंस ही नहीं होते. और वो आंख में शुरू हो जाती है और अगर उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं करा गया तो आगे जाके उससे इंसान ब्लाइंड हो जाता है. लेकिन हम सिर्फ बोलते रहते हैं, कोई आता तो है नहीं. और वो तभी आते हैं जब उसकी बीमारी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि अब केमिस्ट और दोस्त भी ठीक नहीं कर पा रहे. सो वी से कि चलो ठीक है, हर साल नहीं आ पा रहे, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, एटलीस्ट इन माइलस्टोन्स में तो एक बार आंखों के डॉक्टर से मिल लो. कितना फ्रीक्वेंटली हमें सिर्फ एक जनरल चेकअप के लिए, जैसे हम बोलते हैं हमें फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए. सो आई यूजुअली रिकमेंड माय फॉलोअर्स कि आप कोशिश करो कि 6 महीने में एक बार करवा लो. अगर वो भी नहीं होता तो एटलीस्ट साल में एक बार ज़रूर करवाओ. तो आईज के लिए हमें कितना फ्रीक्वेंटली आई डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए? देखो अगेन, साल में एक बार इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके. बट अगर आप नहीं आ पा रहे हो साल में एक बार, देन एटलीस्ट वी से कि इस टाइम पे तो आ जाओ. कौन से टाइम्स हैं वो? जब बच्चा नया नया पैदा होता है. ओके. आंखों की कितनी तरह की प्रॉब्लम है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी है, स्क्विंट की प्रॉब्लम है, लेजी आई, अम्ब्लियोपिया की प्रॉब्लम है. अगर ये सारी प्रॉब्लम्स बचपन में डायग्नोस होके ठीक नहीं होंगी तो बच्चा पूरी लाइफ के लिए अंधा रह जाएगा, नजर कम हो जाएगी. फिर हम कहते हैं कि जब स्कूल गोइंग एज हो गई तब एटलीस्ट हर साल चेक करा लो 18 साल तक, क्योंकि उस समय आपकी आंख में चश्मे का नंबर चढ़ेगा. और अगर बच्चा गलत चश्मे का नंबर पहन रहा है पहले दिन, तो उसको पूरे दिन हेडेक बनेगा, आई एक बनेगा, काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, बोर्ड नहीं दिखेगा, एजुकेशनल में प्रॉब्लम आ जाएगी. और दूसरा, अगेन अगर चश्मे का नंबर है और आप गलत चश्मा पहन रहे हो तो आंखें डेवलप हो रही हैं उस टाइम पे, पूरी लाइफ के लिए आंख कमजोर रह जाएगी. देन वी से कि 45 के बाद या 40 के बाद जरूर चेक करा लो. ओके. तो 40-45 के बाद अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आंख में जो उम्र के साथ आनी शुरू हो जाएंगी. आती है, राइट. कौन सी प्रॉब्लम आती है उसमें? सबसे पहले कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की प्रॉब्लम, जिसमें आंख में हमारा एक लेंस होता है, वो बढ़ती एज के साथ सफ़ेद होना शुरू हो जाता है. उसके लिए चेकअप होना ज़रूरी है. उसके बाद काले मोतिया की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, ये भी 40-45 के बाद आती है. फिर कुछ पर्दे की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, कि हमारा पर्दा बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए चेकअप होना ज़रूरी है. डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, जिनकी बॉडी में शुगर की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है,
उनको तो साल में एक बार अपना पर्दा चेक कराना ही कराना है, और ये अक्सर डायबिटीज वाले पेशेंट को पता ही नहीं होता। और पर्दे में खून का धब्बा आने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक प्रॉब्लम होती है जिससे पर्दे में खून आना शुरू हो जाता है, पर्दे में सूजन आनी शुरू हो जाती है, और लोगों को पता नहीं लगता कि ये डायबिटीज की वजह से हो रहा है। तो डायबिटिक्स पेशेंट्स को तो साल में एक बार कराना ही कराना है, मैंडेटरी है। ओके, तो मतलब हमें पूरा वो मिल गया कि एटलीस्ट इन टाइम्स पे आप जरूर करवाओ। एटलीस्ट और इसके अलावा जब भी आपको ऐसा लगे कि आंखें नॉर्मल नहीं है तो प्लीज ये जुगाड़बाजी बंद कर दो। हर 5 किलोमीटर में एटलीस्ट, दिल्ली एनसीआर में तो हर 5 किलोमीटर में एक आई डॉक्टर है। और नहीं है सो डेलिकेट, आई डोंट थिंक इससे जरा भी हमें रिस्क लेना चाहिए। इट्स योर सेंस ऑर्गन। जस्ट इमेजिन सिटिंग योर आईज क्लोज्ड फॉर 10 सेकंड्स, द लाइफ बिकम्स हैंडिकैप्ड। और ऐसे लोग हैं जो अंधेपन के साथ रोज जी रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो चश्मा लगना ये इतना कॉमन क्यों हो गया अब छोटी एज से ही? मतलब इट्स वेरी कॉमन। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो पूरे क्लास में 4-5 बच्चों को चश्मा होता होगा मैक्सिमम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अब चश्मा इज वेरी कॉमन। तो क्या है? एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ 21st सेंचुरी, नॉट द क्वेश्चन, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी रादर, दैट मायोपिया या आंख में जो माइनस का नंबर आ जाता है, इट इज बिकमिंग अ पेंडेमिक। गुंजन, लुक एट कंट्रीज लाइक चाइना, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया। यहाँ पे 70 to 80% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया। एंड नाउ द सेम ट्रेंड इज कमिंग टू इंडिया एंड यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। तो कितने परसेंटेज लोग चश्मा पहनते हैं इंडिया में? एट द मोमेंट 40-50% लोग चश्मा पहनते हैं। और 70% लोग हैं जिनको चश्मे की रिक्वायरमेंट है। यू मीन बाकी के लोग चश्मा भी नहीं पहन रहे? लोगों के पास चश्मे का एक्सेस तक नहीं है। ओह शिट। बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग लेफ्ट राइट सेंटर डे एंड नाइट कि कैसे इस रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे के बर्डन को इंडिया में हम कम करें, कैसे हम लोगों के पास एटलीस्ट चश्मा तो पहुंचा दें कि वो अपनी लाइफ तो नॉर्मली जी पाएं। एंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये चश्मे का नंबर क्यों बढ़ रहा है, लाइक यू वर सेइंग कि भाई जब हम लोग स्कूल में थे तब तो इतना नहीं होता था। तो इसमें ना 2-3 रीजंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। देखो, चश्मा आने का फर्स्ट रीजन तो है जेनेटिक्स, कि भाई पेरेंट्स की आंख में चश्मा है तो आपकी जीन्स में ही इस तरह के हैं कि आपको चश्मा चढ़ जाएगा। बट जेनेटिक्स तो लाखों साल से है। अभी क्या हो गया एकदम से? तो 2 रीजंस जो हैं ये सामने आए हैं। पहला रीजन है एक्सेसिव वर्क, नियर वर्क ऑन मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। सी गुंजन, नेचर ने हमारी आंखों को इस तरह से बनाया है कि हम दूर का देखें। इस तरह से हमारी आंख डिजाइंड है। बट व्हेन स्पेशली यंग चिल्ड्रन जो 18 से कम की उम्र में होते हैं, व्हेन दे आर लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स एंड दे आर रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, तो उससे हमारी आंख में इस तरह के चेंजेस आते हैं कि आंख की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह से माइनस के चश्मे का नंबर चढ़ जाता है। सो द फर्स्ट रीजन दैट इज कमिंग आउट इज एक्सेसिव यूज ऑन मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। द सेकेंड रीजन दैट इज कमिंग आउट इज inadequate exposure to sunlight. धूप में नहीं निकल रहे हम लोग। See, when we were kids, हम लोगों की रूटीन होती थी 5 बजे पार्क चले गए, क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, खो खो खेल लिया, कबड्डी खेल ली। We used to have a good time till 7 o'clock, 7:30 we used to come back home. सन का एक्सपोजर होता था। अब सारे आईपैड लैपटॉप पे लगे हैं, सब इंडोर्स बैठे हैं, सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा। और जब सनलाइट हमारे आंखों में जाती है और हमारे रेटिना पे पड़ती है तो वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ डोपामीन रिलीज होते हैं, ये रिलीज नहीं हो रहे और आंख का साइज बढ़ रहा है। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि अब क्या हुआ है कि जैसे भी सिंगापुर, ताइवान हो गए, यहाँ तो 80% लोगों को चढ़ गया चश्मा। तो इनके स्कूल में अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया बच्चों के लिए कि 2 से 3 घंटे आउटडोर जाके सन में एक्सपोजर खेलना ही खेलना है। अच्छा। ताकि इनका ये बर्डन कम हो। So these are the reasons which are coming forward because of this myopia which is now becoming a pandemic. जो डायलेट कर देता है को और जिसकी वजह से विजन और ये जो पावर, मतलब मायोपिया का बेसिकली मतलब होता है कि हमारी आंख में माइनस का चश्मा चढ़ गया। तो जब माइनस का चश्मा चढ़ता है तो उस इंसान को दूर का धुंधला दिखता है, पास का साफ दिखता है। तो ये तो चेंज हुआ ना बॉडी में, पास का देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बॉडी ने अपने आप को इस तरह से चेंज कर लिया कि पास का साफ हो जाए। ओके। तो दिस इज एवोल्यूशन
नेगेटिव एवोल्यूशन व्हिच इज हैपनिंग। डॉक्टर, जैसे आपने पहला रीज़न बताया एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम बढ़ गया, प्लीज़ एक बार ना हम ये मान के चलते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें भी पता है कि स्क्रीन टाइम कम करो, बट लेट्स अज्यूम कि वो पॉसिबल नहीं है। लोग देखेंगे, टीवी देखेंगे, लैपटॉप चलाएंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे, तो अब कुछ कर सकते हैं कि चश्मा ना जाए? बहुत कुछ कर सकते हैं। सी गुंजन, लाइक यू राइटली सेड, स्क्रीन्स के बिना तो वी कैन नॉट लिव नाउ। वी लिव इन अ कनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड and it's by default in front of our eyes. It's going to increase only. अभी तो absolutely जैसा and चल when it is going to increase, then it is also predicted कि एक टाइम बाद 100% लोग चश्मा पहनेंगे। Very true. तो हम ऐसा कोई solution डिस्कस करते हैं ना, जो हमें पता है प्रॉब्लम ये है, मगर उसके होते हुए क्या कर सकते हैं? तो अब स्क्रीन्स पे काम करना है 12-12, 15-15 घंटे। अब क्या करो, कैसे अपनी आंखों को स्क्रीन से प्रोटेक्ट करो? Yes. तो सबसे पहले इसमें जो हम कहते हैं दैट इज द 20-20-20 रूल। Okay. इसका क्या मतलब होता है? दैट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द स्क्रीन, हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लो और 20 फुट दूर देखो। तो मोटा मोटा समझने के लिए 20-25 आधे घंटे में आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, दूर की तरफ देखा, आंखों को थोड़ा बंद करा, खोला, ब्लिंक करा। Okay. इससे क्या होता है कि जो आपका स्क्रीन का साइकिल हो रहा होता है ये ब्रेक हो जाता है। Right. देखो गुंजन, क्या होता है व्हेन वी आर लॉन्ग आवर्स ऑन द स्क्रीन, तो हमारी आईज का जो ब्लिंक रेट है ना, ब्लिंक कम हो जाता है। सो इफ अ नॉर्मल पर्सन इज ब्लिंकिंग 16 to 18 टाइम्स, व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन यू आर ब्लिंकिंग 8 to 9 टाइम्स। एंड व्हेन यू आर नॉट ब्लिंकिंग, जो हमारी आंखों में टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं, वो हमारी आंखों पे फैलते नहीं है। इसलिए आपको ड्राइनेस, सिर दर्द, आंखों में दर्द, एस्थेनोपिक सिम्टम जिसको कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहला तो 20-20-20 फॉलो करो। Okay. अगर आंखों में ड्राइनेस बन रही है, सूखापन बन रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो मार्केट में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आजकल अवेलेबल है। दोज कैन बी बॉट ओवर द काउंटर। उसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हो। अच्छा। हालांकि प्रिस्क्रिप्शन के साथ गवर्नमेंट बोलता है लेना चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर मिल जाता है, सेफ है सबके लिए, सेफ है, उसको आप डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो रिफ्रेश टीयर्स करके कुछ ड्रॉप्स आती हैं, सिस्टेन अल्ट्रा करके आती है, टीजी करके आती है। तो इन ड्रॉप्स को आप दिन में 3-4 बार यूज करो। कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसका कोई लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट आर्टिफिशियल टीयर्स। और कितना मतलब कैसे यूज कर सकते हैं इसे? कितना यूज? 3 to 4 times in a day. जस्ट सिंगल ड्रॉप। बट हाँ, ये सब करने के बाद आपको रिलीफ नहीं आ रहा, then you have to visit a doctor. Then what we say, other things have to be changed. क्या चेंज करने की जरूरत है? जो आपकी स्क्रीन है उसको जितना बड़ा हो सकता है बड़ा से बड़ा ले लो। अपने फॉन्ट को जितना बड़ा से बड़ा कर सकते हो कर दो, ताकि आंख में स्ट्रेन कम लगे। राइट। देन योर स्क्रीन शुड बी एट योर आई लेवल, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, उससे स्ट्रेन बनता है। रूम शुड बी वेल लिट। ऐसा नहीं है कि डार्क रूम में काम कर रहे हो, तो जो लोग रात को कमरे की लाइटें ऑफ करके लैपटॉप पे लगे रहते हैं, उनकी आंख में स्ट्रेन ज़्यादा बनेगा। एंड देन जो पंखा चल रहा है उसकी हवा डायरेक्ट आंख में ना आए, या जो एसी सामने लगा हुआ है उसकी हवा डायरेक्ट आंख में ना आए, जिससे आंखें सूखे ना। और अगर आंख ज़्यादा सूख रही है तो पुट अ ह्यूमिडिफायर। तो इतना कुछ एटलीस्ट कर लोगे। डिस्टेंस बिटवीन यू एंड स्क्रीन आल्सो अबाउट 1 arm इज अ गुड डिस्टेंस। एंड इतना कुछ कर लोगे तो थोड़ा सा यू विल बी कंफर्टेबल ऑन द स्क्रीन्स। अब सबसे बड़ी चीज़ है, लोग मेरे से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहने कि ना पहने। आई थिंक यू वर ऑल्सो आस्किंग मी कि ये बड़ा चल रहा है आजकल, क्या करना है इसका। देखो, ब्लू लाइट फिल्टर जो चश्मे है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसको पहनना क्यों है। अगर आपको लगता है कि ब्लू लाइट चश्मे को पहनने से आंखों में जो स्ट्रेन है मोबाइल कंप्यूटर का वो कम हो जाएगा, तो ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों आंखों में स्ट्रेन बन रहा है कि जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमें अपनी आंखों को अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है। जब हम सीधा देख रहे हैं तो आंखें सीधी हैं, बट व्हेन यू आर लुकिंग अप क्लोज तो आंखों को टर्न करना पड़ता है अंदर देखने के लिए। तो जब ये आंखें टर्न करती हैं और ज़्यादा देर तक टर्न्ड है तो आपकी जो आंखों की मसल्स हैं वो थक जाती हैं। अच्छा। और जब ये मसल थक जाती है तो आपको आंखों में और सिर में दर्द होता है। तो अगर आप मोबाइल कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो और 10-15 मिनट में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब आपकी आंखें वीक हैं, कमजोर हैं, तो यू विजिट अ डॉक्टर, उसकी एक्सरसाइज करो और ठीक हो जाओगे। बट इफ यू फील ब्लू लाइट फिल्टर आपको बचा लेगा तो ये मिथ है। अच्छा, तो ब्लू लाइट फिल्टर का काम क्या है? मैं बताता हूँ। तो ब्लू लाइट क्वेश्चन ये आता है कि ब्लू लाइट फिल्टर को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया। भाई, क्या किसी ने कॉन्सेप्ट बना दिया? द कॉन्सेप्ट वाज कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसका एक सर्केडियन रिदम है।
स्लीप वेक साइकिल है, ये ब्लू लाइट कंट्रोल करता है। Okay. तो जब सूरज उगता है सुबह, हवा में ब्लू लाइट आती है, ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है और हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, फुर्ती आ जाती है। Right. और जैसे ही सन सेट हुआ, हवा में ब्लू लाइट खत्म हो गई, हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ जाएगा और हम सो जाएंगे। ये नेचर ने एक सिस्टम बनाया। Right. अब क्या हुआ कि जब ये लोग रात को मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो मोबाइल कंप्यूटर से जो लाइट निकल रही है उसमें भी ब्लू लाइट है, और वो ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाती है तो बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलता है कि अभी तो दिन है, अभी तो सोने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये देखोगे जो लोग रात को लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में लगे रहते हैं, इनको रात को नींद नहीं आती ठीक से, 2-3 बजे नींद आती है, अनकंफर्टेबल होकर सोते हैं, सुबह लेजी होकर उठते हैं। तो ब्लू लाइट फिल्टर को बनाया था कि भाई आप इस चश्मे को पहन लो तो ब्लू लाइट कट हो जाएगी, तो ये ब्लू लाइट कट हो जाएगी और रात को आपको ठीक से नींद आ जाएगी। ओके ओके। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपको ब्लू लाइट को फिल्टर करना है तो अब आपके सबके मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप पे तो ब्लू लाइट फिल्टर का सॉफ्टवेयर है, उसको ऑन कर लो तो आप कंफर्टेबल हो गए। ओके। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई ब्लू लाइट चश्मा हम पहन रहे हैं तो हमें एनवायरनमेंट की ब्लू लाइट से हेल्प मिलता है, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मोबाइल फोन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कि चलो ठीक है कुछ तो कम वो हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या फिर चलो ब्लू लाइट से लोगों ने सुना है कि आंखों में कोई नुकसान हो जाता है। जो मोबाइल फोन कंप्यूटर से ब्लू लाइट निकल रही है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल सी है, उससे कई गुना ज्यादा ब्लू लाइट तो सन से निकलती है। तो जब उस ब्लू लाइट से हम यूज टू हैं तो इस छोटे से को बचा भी लोगे तो आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा। सो आई थिंक ब्लू लाइट चश्मा पहनने का ना सिर्फ एक ही एडवांटेज है, क्या? कि आपकी आंखों के सामने एक बैरियर है, चोट से बच जाओगे, कोई धूल मिट्टी उड़ती हुई आ रही है उससे बच जाओगे। पर अगर आपको लग रहा है मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में कंफर्ट आ जाएगा या स्ट्रेन कम बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो इसको अगर करना ही है तो आप अपने फोन्स में, अपने डिवाइसेस में ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लो, दैट विल सॉल्व योर पर्पस एंड यू सॉर्टेड। दैट वाज द रीजन दे वर इंट्रोड्यूस्ड। और अगर टीवी कंप्यूटर यूज करते वक्त आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है तो विजिट डॉक्टर। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत वो यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं, उनको ये समझ आ जाता है कि मेरा स्ट्रेन आंखों की मसल की कमजोरी से बन रहा है। अब वो क्या करते हैं, आंखों की एक्सरसाइज खुद ही करना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, आंखों को यूं यूं मलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइजेज है जो स्पेसिफिक मसल्स के लिए बनी है। राइट। अगर आप रोज सुबह आंखों को उठ के मलना शुरू कर दोगे तो फायदा तो कुछ होना नहीं, नुकसान और हो जाएगा। एक बीमारी है केराटोकोनस, वो हो जाएगी आपको। अच्छा। बार बार आंखों के मलने से आंखों की जो पुतली है वो चोंच जैसी बन जाती है। अच्छा। ये केराटोकोनस की बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी है। आंखों पे जैसे मसाज करते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा, वो भी नहीं करना चाहिए? भाई जो भी आपने करना है डॉक्टर से पूछे करना है। ओके। अब खुद कुछ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जानी है। भाई हैव यू एवर सीन एनिमल्स डूइंग दिस? नेचर ने एक सिस्टम बनाया ना, वी हैव टू बी विद नेचर। यू स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट द नेचर, नेचर विल डू अगेंस्ट यू। एब्सोल्युटली। सिंस हम नेचर की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो हम अपनी डाइट में एज अ प्रिकॉशन शुरू से जिनको रखें ताकि हमारी आंखें जो है वो विजन, कभी जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ एटलीस्ट उनको ना लगे, या जिनको लगा हुआ है उनकी और बढ़े नहीं पावर। राइट। देखो, चश्मे के नंबर को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर जेनेटिक्स में है चश्मा आएगा तो आएगा ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लो कि मोबाइल कंप्यूटर डेवलपिंग एज में कम रहे, बच्चों का सन का एक्सपोजर है तो चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा। अगर चश्मे का नंबर चढ़ गया है तो उसको पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं पहनोगे तो वो बढ़ जाएगा। दूसरा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा नंबर आ गया, हमारे बच्चे को 2 का नंबर आ गया, अब अभी बच्चा बढ़ रहा है, ये नंबर और बढ़ेगा, तो क्या कोई तरीका है कि इसको रोका जा सके? तो आजकल हम चश्मे का नंबर बढ़ने से भी रोक सकते हैं। अच्छा। कैसे रोक सकते हैं? कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां हैं, जैसे डाइल्यूटेड एट्रोपिन है, उससे रुक सकता है। कुछ स्पेशल तरह के चश्मे आते हैं, मायो स्मार्ट ग्लासेस करके, उनसे रुक सकता है। स्पेशल तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, स्पेशल तरह की विजुअल थेरेपीज, एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेशल तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% हम चश्मे को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो अगर किसी के चश्मे का नंबर 5 पहुंचना था तो उसको 2-2.5 पे रोका जा सकता है। ओके। और ये मतलब श्योर शॉट
श्योर शॉट रोका जा सकता है। प्रोवन स्टडीज हो चुकी हैं, रिसर्च हो चुकी हैं, फाइनल चीजें सामने आई है एंड वी आर डूइंग इट एवरी डे। बच्चों का चश्मा बढ़ने से हम काफी हद तक रोक पाते हैं। वंडरफुल। फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर नंबर आ गया तो अब क्या करना है। तो देखिए आजकल की टेक्नोलॉजी से हम चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए हटा भी सकते हैं। तो अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है तो कुछ सर्टेन कंडीशंस है, अगर आप हटवाना चाहते हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। पीपल आस्क मी कि डॉक्टर साहब क्या कोई नेचुरल तरीका है, क्या जरूरी है ये सब क्लिनिकल हॉस्पिटल आके करना? किसी नेचुरल तरीके से चश्मा नहीं रुक सकता। अच्छा। और आप अक्सर देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स चल रही होती हैं, ये ड्रॉप डाल लो, वो ड्रॉप डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये योगा कर लो, ये गोली कर लो, ये मसाज कर लो, ये ऐसे कर लो। किसी भी चीज़ से चश्मे का नंबर नहीं हट सकता। वन लाइन, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। ना किसी ऐसी रिसर्च में मिला है कि चश्मे का नंबर इन सब जुगाड़ू चीज़ों से हटा दिया गया। सी गुंजन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चश्मे का नंबर आया क्यों। भाई आंख का साइज जो है वो बड़ा हो गया। अब मेरी अगर हाइट 6 फुट हो गई तो क्या मैं कोई गोली मसाज एक्सरसाइज योगा करके उसको 5 फुट कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल है ना, उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा ना। तो चश्मे का नंबर को हटाने का आज की डेट में 2024 में जो हम बात कर रहे हैं, एक ही तरीका है, ऑपरेशन। और कोई तरीका नहीं है। राइट। चश्मे का नंबर नहीं अगर आया तो उसके लिए जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाजर खानी चाहिए, विटामिन ए रिच फूड्स खाने चाहिए, नंगे पाँव घास पे चलना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मिथ्स है, सब मिथ्स हैं, सारी मिथ्स। इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो ये बचपन से हम एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं, वो बोलेंगे ऐसे ही बोल गया। गाजर खाने से, हरी सब्जी खाने से, आंवला पपाया खाने से चश्मे का नंबर नहीं रुकता, ना ही चश्मा हटता है। घास पे नंगे पैर सुबह चल लो, रात को चल लो, दोपहर को चल लो, चश्मे का नंबर नहीं हटेगा। और ऐसी कोई गोली या ड्रॉप आज तक नहीं बनी हो चश्मे का नंबर हटा दे। कोई ऐसा योगा, कोई ऐसे एक्सरसाइज नहीं बनी चश्मे का नंबर हटा दे। हटाने के लिए ऑपरेशन है। नहीं, हटाने की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ जिनको, हाँ, जिनके अभी कोई नंबर नहीं है और उनको अपनी बस आईज को हेल्दी रखना है कि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, वो लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशनरी स्टेप्स। हेल्दी आईज लिव इन अ हेल्दी बॉडी। So if your body is healthy, your eyes will be healthy और आंखों में प्रॉब्लम, चश्मे का नंबर नहीं आएगा। राइट। बट इफ यू आस्क मी कि क्या कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए कि ये सब इश्यूज ना आए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग को कम करो। अल्कोहल और स्मोकिंग का भी असर होता है? पूरा असर होता है आईज में। अल्कोहल स्पेशली स्मोकिंग से तो बहुत ही असर होता है कि, और उसमें जो सबसे कॉमन असर होता है वो ये होता है कि हमारी आंख में जो कैटरैक्ट की हमने बात करनी है आगे, कि मोतियाबिंद की प्रॉब्लम जो यूजुअली एक इंसान को 60-70 साल की उम्र में आती है, वो क्रॉनिक स्मोकर्स में या जो बहुत ज़्यादा इन सब एक्टिविटीज़ में रहते हैं उनकी 40-50 की उम्र में आ जाती है। 20 साल 30 साल पहले आ जाती है सेम प्रॉब्लम। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें फ्रीक्वेंटली आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए एक अपना रेगुलर चेकअप के लिए, बट कोई ऐसे साइंस भी हैं कि अगर ये सब आपको 3-4-5 चीज़ें दिख रही हैं तो फिर आप ज़रूर जाओ? लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, एनी टाइम और एनी वेयर यू फील योर आईज आर नॉट नॉर्मल। अब क्या नॉर्मल नहीं होगा? हो सकता है आंख में लाली होना शुरू हो जाए, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाए, आंखों में खुजली होनी शुरू हो जाए, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाए, डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाए, चुभन होनी शुरू हो जाए, नज़र धुंधली हो जाए, आंख सिर में दर्द होना शुरू हो जाए, अलग अलग हेलोस दिखने शुरू हो गए, कलर्ड रिंग्स दिखनी शुरू हो गई। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि अभी तक तो नहीं था लेकिन अब होनी शुरू हो गई है, तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर। क्या इन सभी चीज़ों का रूट कॉज यही होता है कि आपकी आंखें कमज़ोर हैं या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं? भाई आंखों की तो 100 तरह की बीमारी हैं, जैसे बॉडी की 100 तरह की तो कोई ना कोई बीमारी आंखों की बीमारी है। अब कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो जब बीमारी होगी तो आंखों का नेचुरल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड यू विल गेट टू नो कि भाई ये सब इश्यूज आ रहे हैं, तो विजिट अ डॉक्टर एंड टेक ट्रीटमेंट। अभी ना गुंजन, सम टाइम 6 months बैक ये हमारे कंट्री में आई फ्लू बहुत एपिडेमिक हो गया था। हर इंसान को आई फ्लू हो रहा था। तो एक किसी ने इस तरह की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी कि अगर आपको आई फ्लू हो रहा है आप अपनी आंख में चूना डाल लो, एंड पीपल फॉलोड इट ब्लाइंडली, और लोग अपनी आंख में चूना डाल डाल के अपने जला जला के आंखों को हॉस्पिटल आए थे। सो आई आस्क्ड देम कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो आई हैव हर्ड कि चलो इधर उधर से लोग दवाइयाँ डाल लेते हैं, चूना डालने को किसने बोला था?
तो ही शोड विद दिस वीडियो कि सर आई सॉ दिस, और उस वीडियो पे लोगों ने विश्वास भी कर लिया। दिस इज द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया, देयर इज नो स्क्रूटनी, कुछ भी बोल के लोग डाल देते हैं और लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। तो क्या किया फिर आपने उन पेशेंट्स के साथ? कुछ नहीं, अब जो जल गया वो जल गया, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, बट पूरी लाइफ का एक हैंडीकैप तो हो गया ना। एक बार ये आंख में चूने डलने से कॉर्निया जल गया, फिर वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, उसमें निशान छोड़ जाता है वो। सो डॉक्टर, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन आई रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया या फिर एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन की हम बात कर रहे थे। इन्हें क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? पहले तो ये होती क्यों है, और फिर इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन या प्रिवेंट कर सकते हैं इनको? सी गुंजन, सबसे पहले बात करते हैं कैटरैक्ट की। ओके। इंडिया जो है, वी आर द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज रियलिटी, एंड वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। डायबिटिक कैपिटल, आई नो। ब्लाइंड कैपिटल भी है। ओह नो। एंड व्हाई आर वी द ब्लाइंड कैपिटल? बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट के ऑपरेशन भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही होते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हमारे डॉक्टर्स इतने कम है कि ये एक बर्डन बन गया, बिकम द कैपिटल। व्हाट इज कैटरैक्ट? क्या चीज है? देखो, कैटरैक्ट हर इंसान को होना है, गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ। कोई इंसान 60, 70, 80 साल तक अगर जिएगा तो उसकी आंख में कैटरैक्ट की बीमारी आनी ही आनी है। एक भी इंसान नहीं बच सकता, मुझे भी आना है, आपको भी आना है, या हमारी इतनी सारी टीम बैठी है, सबको आना है कैटरैक्ट, अगर वो एक सर्टेन उम्र से ऊपर जिएंगे। ओके। क्या चीज़ होती है कैटरैक्ट? हमारी आंखों के अंदर एक लेंस है। जैसे कैमरे में एक लेंस होता है, वैसे हमारी आंख भी ऊपर वाले ने कैमरे की तरह बनाई है, आंख के अंदर एक लेंस है। अब जैसे बढ़ती उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, ऐसी बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो लेंस है वो भी सफ़ेद हो जाता है। ओके। अब क्या इसको रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्या कोई ऐसी दवाई है जो बढ़ती उम्र को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। क्या कोई ऐसी ड्रॉप है जो बढ़ती उम्र को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। तो अगर बढ़ती उम्र को नहीं आप रोक सकते, तो बढ़ती उम्र के साथ जो आंख में प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे रोक लोगे? इट्स एज कॉमन एज एजिंग। इट विल हैपन टू एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट हु लिव्स अ लॉन्ग इनफ लाइफ। सबको होना है कैटरैक्ट, कोई नहीं बच सकता। और कैटरैक्ट का इलाज जो है 5 मिनट का इलाज है। 5 मिनट का ऑपरेशन, सफेद जो हो गया लेंस उसको निकाल दो, और उसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दो, और सारी आपकी 100% रोशनी वापस आ जाती है। फिर भी इतने ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, ये दवाई डाल लो, वो दवाई डाल लो, ये आयुर्वेदा ले लो, ये खा लो, वो खा लो, ये गोली खा लो, ये मसाज कर लो, कि लोग कैटरैक्ट का इलाज आधे टाइम तो करा नहीं पाते, या वो आते भी हैं तो इतनी लेट स्टेज में आते हैं जब कैटरैक्ट कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है। कैसे पता चलता है कि सही टाइम क्या है इसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कैटरैक्ट के, तो मैं उनको बोलता हूँ ऑपरेशन, आपका मोतियाबिंद आ गया, ऑपरेशन करा लो, कैटरैक्ट करा लो। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि अगर आंख में मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का प्रॉब्लम आ गया है तो रुक जाओ, इसको पकने दो। राइट। और बहुत लोगों ने सुना होता है ये कि मोतियाबिंद आएगा तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन एकदम से नहीं कराना होता, इसको पकने दो, पकने का वेट करना होता है, फिर ऑपरेशन कराना होता है। अच्छा। और इस बात में कुछ गलत नहीं है। आज से कई साल पहले जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे, तब हम पेशेंट्स को यही बोलते थे कि आप रुक जाओ, मोतियाबिंद को पकने दो, क्योंकि उस टाइम हम क्या करते थे, आंख में एक बड़ा सा चीरा लगाते थे, और इस मोतियाबिंद जो पक के एक सख्त दाना जैसा बन गया है, अच्छा। इसको साबुत का साबुत निकालते थे, अच्छा। और इसकी जगह पर लेंस डालते थे। ओके। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई। आजकल ऑपरेशन होते हैं लेजर से, और आजकल जो आंख में कट लगता है वो तो छोटा सा लगता है, 2 मिलीमीटर का कट। तो आजकल हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आपकी आंख में मोतियाबिंद आ गया है, और अगर आपके रोजमर्रा के काम आपसे नहीं करे जा रहे, भाई कोई लॉयर है वो पढ़ नहीं पा रहा, कोई ड्राइवर है वो गाड़ी नहीं चला पा रहा, ब्लरी हो जाती है विजन। मोतियाबिंद के बड़े सारे सिम्टम्स हैं। विजन ब्लरी हो जाएगी, कभी कभी आपको डबल डबल दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा। सामने से लाइट आ रही है, गाड़ियों की लाइट आ रही है तो चौंधा सा लगता है, फैली हुई सी दिखती है, आपको ऐसा लगता है कि आंखों के सामने एक धुंध की चादर है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ये यंग एज में भी हो सकता है? रेयर। ओके। यूजुअली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
अच्छा। ऐसा भी हो सकता है, नवजात शिशु में भी हो सकता है, 10 साल के अच्छा। बच्चे में भी हो सकता है, 20 साल के बच्चे में भी हो सकता है। ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि आजकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं लेजर से, और आजकल हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए रोजमर्रा के काम में, आप उसको करा लो। या हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अब आपने मोतियाबिंद के पकने का वेट नहीं करना है, क्योंकि अब ऑपरेशन लेजर से है, और जितना मोतियाबिंद कच्चा होगा उतना कम लेजर हमें आंख में डालना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, और जितना पक जाएगा उतना ज्यादा लेजर डालना है। ओके। और कुछ टाइम के बाद वही ज्यादा लेजर आंख को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ओके। सो आज की डेट में जितना कच्चा होगा ऑपरेशन मोतियाबिंद का उतना ज्यादा अच्छा उसका आउटकम आता है। ओके। और आजकल के ऑपरेशन तो इतने बढ़िया हो गए मोतियाबिंद के, कोई दर्द नहीं है इनमें, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज करा, कल से नजर पूरी वापस आ गई। 2 दिन का परहेज रख लो कि आंख में धूल मिट्टी पानी ना जाए, उसके बाद जो मर्जी करो। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होती है इसकी, इस सर्जरी की? मोतियाबिंद के ऑपरेशन तो हमारी कंट्री में फ्री भी होते हैं, अच्छा। एंड इट कैन गो एज हाई एज 3 लाख रुपए पर आई। पर टेक्निकली काम तो वही हो रहा है। नहीं, काम वो नहीं हो रहा। अच्छा। इसमें फर्क सारा आता है कि आंख में लेंस कौन सा डल रहा है। ओके। तो अलग अलग टाइप्स के ना आजकल लेंसेज हैं। इस तरह के भी लेंसेज हैं कि अगर मैं आपका ऐसा लेंस आपकी आंख में डाल सकता हूं जिससे आप 70 साल की उम्र में 18 साल जैसी नज़र मिल सकती है आपको, कि ऐसा लेंस डाला, दूर का भी दिख रहा है, बीच का भी दिख रहा है, पास का भी दिख रहा है, सारे काम आपके बिना चश्मे के हो रहे हैं 18 साल जैसे इंसान जैसे। तो ये सारा जो मोतियाबिंद का खर्चा है ये डिपेंड करेगा कि लेंस कौन सा डला, किस क्वालिटी, किस डिज़ाइन का डला, और कौन सी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन हुआ। टांका वाला ऑपरेशन हुआ, फेको वाला ऑपरेशन हुआ, या जो आजकल लेटेस्ट लेजर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया वो वाला ऑपरेशन हुआ, कौन से डॉक्टर से आपने कराया, सीनियर डॉक्टर था, जूनियर डॉक्टर था, कितना स्किल सेट था, कौन से हॉस्पिटल में कराया, कितनी टेक्नोलॉजीज है, इन सब चीज़ों वेरी करता है। बट इट कैन वेरी फ्रॉम 3 to 3 lakhs पर आई, दैट इज द नॉर्म ऑफ इंडिया। ओके। और कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाने के बाद चश्मा भी उतर जाता है? डिपेंड करता है कौन सा लेंस डलवाते हो। तो अच्छा। ऐसे भी लेंस है जो दूर का चश्मा हटा देंगे, बस पास के लिए पहनना पड़ेगा। ओके। ऐसे भी लेंस है जो दूर और बीच का हटा देते हैं, उनको ईड ऑफ लेंसेज कहते हैं। ऐसे भी लेंस है जो दूर, बीच, पास तीनों डिस्टेंसेस पे हटा देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा लेंस आप डलवा रहे हो। और सारी गेम जो है पैसों की, ये लेंस पे डिपेंडेंट है कि आपके डॉक्टर से डिस्कस करके कि भाई जितना आप चश्मे से इंडिपेंडेंस लेते जाओगे। कोई पेशेंट आके कहते हैं मुझे चश्मा पहनना ही नहीं है, तो सबसे महंगा ऑपरेशन होगा उसका। कोई पेशेंट कहते हैं कि चलो ठीक है डॉक्टर साहब दूर के लिए हटा दो, पास का पहन लेंगे, तो सस्ता हो गया ऑपरेशन। तो डिपेंड करता है कितनी इंडिपेंडेंस आपको चाहिए और कितनी फाइन टेक्नोलॉजी से आपने कराना है। ओके। ओके। जितनी फाइन टेक्नोलॉजी होगी उतना सेफ होगा, इजी होगा। जितनी फाइन टेक्नोलॉजी होगी उतनी सेफ्टी ज़्यादा है, रिकवरी फास्टर है, क्वालिटी बेटर है, बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं। राइट, राइट। अब दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं, ग्लाउकोमा। ये भी एक काइंड ऑफ कॉमन आई रिलेटेड एलिमेंट है। ग्लूकोमा को काला मोतिया भी कहते हैं। ओके। तो जो कैटरैक्ट है उसको सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं, ओके। और ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद कहते हैं। तो अच्छा। सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों बीमारियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। ग्लूकोमा क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो उसको काला इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ग्लूकोमा के पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनकी आंख में ग्लूकोमा हो गया है। अच्छा। इस बीमारी का ना कोई साइन एंड सिम्टम ही नहीं है। तो फिर बीमारी क्या है? हाँ, तो इस बीमारी को साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। ओके। कि ये अक्सर एक्सीडेंटली पकड़ी जाती है कि आप गए थे चेक कराने, चेक करा और पता लगा ग्लूकोमा है। निकल आया। और ये ऐसी बीमारी है कि धीरे 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 नज़र कम होती जाती है। हाँ। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरी आंख में बीमारी है। अच्छा। पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करता है कि अरे भाई आपको तो ग्लूकोमा काला मोतिया है। जो नज़र आपकी चली गई उसको नहीं अब वापस ला सकते हम। अच्छा। जितनी बची है उसको ही रोक सकते हैं। ओके। मतलब 20% डैमेज हो गया तो वो हो गया। सपोज कोई पेशेंट पहुंचा 20% ग्लूकोमा से डैमेज हो नहीं, गया वो था। लेंस लगा के वो सब करके भी हम ना, नहीं कर लेंस तो कैटरैक्ट है, सकते। अच्छा, इसमें ग्लूकोमा अलग है। अच्छा। ठीक है, ग्लूकोमा में सपोज कोई पेशेंट पहुंचा, उसकी 20% नज़र लॉस हो गया तो वो अच्छा। 80% ही बचा पाएंगे, 20% ओके। रिकवर नहीं कर सकते हम। ओके। क्या होता है ग्लूकोमा? देखो, हमारी आंख में ना एक प्रेशर है। हम्म। हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर है, हम्म। ऐसे हमारी आंख का जो गोला है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसका भी एक प्रेशर है। ओके। और ये प्रेशर यूजली 15 से 20 मिलीमीटर मरकरी का होता है। ओके। तो हमारी आंख में कंटिन्यूस पानी बन रहा है, राइट। पानी निकल रहा है और एक प्रेशर है। अब ग्लूकोमा में क्या होता है कि पानी या तो ज़्यादा बन रहा है या कम निकल रहा है और आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। और आंख का जब प्रेशर बढ़ता है तो इसका सारा जो इम्पैक्ट आता है वो आंख के पीछे एक ऑप्टिक नर्व होती है, उस पे डैमेज आ जाता है।
और धीरे धीरे वो नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उसमें कुछ स्पेशल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं एक्सीडेंटली काफ़ी लोगों में पकड़ा जाता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम जाकर आई चेकअप करवाएं। 40 साल के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 40 के बाद यूजुअली ये प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं बच्चों में आ सकती है, लेकिन मेनली 40 के बाद आएगी। 40 के बाद आती है। अच्छा, ग्लूकोमा का इलाज बड़ा आसान है। एक ड्रॉप है, उसको रात को सोने से पहले डाल दो, तो उससे बीमारी ग्लूकोमा होल्ड हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ग्लूकोमा का बीमारी खत्म हो जाती है। ओके, बट जो डैमेज हो गया वो ठीक नहीं हो पाएगा, वापस आ सकता। तो स्पेशली जिनके फैमिली में ग्लूकोमा की हिस्ट्री है, वो तो सबसे ज़्यादा खतरे में ग्लूकोमा के। तो अगर आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ग्लूकोमा काला मोतिया था, तो बहुत हाई चांस है आपकी आंख में आ जाएगा। तो 30-35 के बाद चेक कराना शुरू कर दो, क्योंकि हमें पता है इसका साइन सिम्टम नहीं आएगा और जो डैमेज हो गया वो रिकवर नहीं हो सकता। और क्या कॉजेज होते हैं इसके अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स? ग्लूकोमा के भाई ये तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, बट जिसकी जीन्स में है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है इस बीमारी के लिए। राइट। कमिंग टू द थर्ड वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एज रिलेटेड जो है, वही मैक्यूलर डीजेनरेशन। ये इसका क्या रूट कॉज है? इज इट वही सेम? इसका भी वही है, एजिंग के साथ पर्दा कमज़ोर हो गया। बहुत हमारे पास बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स इसके लिए नहीं है। कुछ सडन तरह की दवाइयां हैं जिससे स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन ये अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रिवेंटिव कांट डू मच, एज रिलेटेड इशू है, जिसमें आएगा वो आएगा। ओके। नेक्स्ट डॉक्टर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत अलग अलग तरह के जो सन ग्लासेस होते हैं, जिसमें से हमने ब्लू लाइट वाले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसके अलावा यूवी प्रोटेक्शन जो होते हैं, या फिर पोलराइज्ड भी बहुत आजकल ट्रेंड में है। क्या डिफरेंस है अलग अलग तरह के सन ग्लासेस में? किस यूज़ के लिए क्या है, और क्या ये रियली में वर्क करते हैं या फिर सिर्फ एक फैड है? सी गुंजन, लेट अस अंडरस्टैंड कि सन ग्लासेस का क्या करता है। सन ग्लास, सन ग्लास बेसिकली एक शीशा है जो टिंटेड है, और जब लाइट आएगी आंख में तो वो शीशा 90% लाइट को ब्लॉक कर देता है, 10% को पास होने देता है। तो जितना मर्जी ब्राइट सनलाइट हो, सनग्लास पहन के आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। एक तो छपड़ी वाले हैं, 50-100 वाले जो रोड साइड मिलते हैं, वो तो स्टाइल है, या ज़्यादा बस उसका चश्मे का काला है तो थोड़ा सा कंफर्ट आ जाएगा। जो बढ़िया क्वालिटी वाले सनग्लासेस हैं, दे आर पोलराइज्ड एंड यूवी प्रोटेक्टिव, एंड यूवी लाइट का एक्चुअल रोल है आई की हेल्थ में। तो ज़्यादा यूवी लाइट जब आंख में जाएगी तो आंख में मैकुलर डीजनरेशन की बात करी है हमने, और कैटरैक्ट, ये 2 प्रॉब्लम्स मोतियाबिंद की आ सकती हैं। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ सनग्लास, इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप वो यूवी प्रोटेक्शन वाले ले लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सनरेज इंपॉर्टेंट है आई हेल्थ के लिए, तो ये थोड़ा टू डिफरेंट थिंग्स। प्लीज एक्सप्लेन। सनलाइट, ब्राइट सनलाइट में आपको गॉगल्स पहन के कंफर्ट मिल रहा है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। और ब्लू लाइट जो बॉडी का स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 2 बातों को कंफ्यूज नहीं करना हमने। तो ये जो यूवी लाइट वाले फिल्टर ग्लासेस हैं, दे गिव यू बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? मैकुलर डीजनरेशन का बेनिफिट है, कैटरैक्ट का बेनिफिट है, और साथ में क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना आई के अराउंड, ये भी बड़ी सेंसिटिव है, तो ये डार्क हो जाती है ज़्यादा एक्सपोजर से। तो यू सीन पीपल घेरे बन जाते हैं, इससे ही प्रोटेक्ट करता है आपको। अच्छा, सो यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस आर एक्चुअल बेनिफिट टू यू। ब्लू लाइट फिल्टर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आर यूजलेस। ओके। कुछ सनलाइट का ऐसा भी है कि अर्ली मॉर्निंग या जो थोड़ा इवनिंगिश सन है, दैट इज गुड, उसको देखना नहीं है सन को। डायरेक्ट, ये भी मैं बहुत देखते रहता हूँ लोगों को। वो देख लेते हैं, पिक्चर कौन सी आई थी, सूर्यवंशन मोहब्बतें, वहाँ वो देखते थे अमिताभ बच्चन सुबह उठ के धूप को देख रहा है, सनलाइट को। बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सन से जो लाइट निकल रही है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट, और ये आंखों के पर्दे में एक बीमारी कर देती है, उसको सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। धूप से ही होती है बीमारी। और स्पेशली ज़्यादा उन लोगों में देखते हैं जो सन को देखते हैं, या जिनको बड़ा शौक होता है, वो ग्रहण चल रहा है, ग्रहण देख रहे हैं ऐसे करके, वो जला के आते हैं अपना पर्दा। तो सन रेज को डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना है। इट्स द वर्स्ट यू कैन डू टू योर, पर्दा जल जाएगा आपका। नो मैटर वेदर इट्स अ मॉर्निंग सन, मॉर्निंग, इवनिंग, सनसेट हो रहा, देखना नहीं उसको। ओके।
हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आप बाहर निकल रहे हाँ हो, नहीं, थोड़ा बट sun चला इंटेंशनली गया। सूरज के सामने हाँ, खड़े होकर मतलब वी शुड नॉट टेक इट इन अ वे कि भाई लोग गाड़ी से बाहर ना निकलेंगे, सन है, ऐसा नहीं है। मतलब यू आर गोइंग आउट, सनलाइट आंख में जा रही है, दैट्स ओके, बट इफ यू आर स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द सन लाइक दिस डायरेक्ट इनटू द आईज, वो खराब कर देगा। पोलराइज्ड ग्लासेस। सी पोलराइज ग्लासेस ना, एक्चुअली क्या होता है इसमें कि पोलराइज ग्लासेस का फंक्शन क्या है कि जो डिस्टर्ब्ड रेज आ रही हैं उसको सिर्फ एक सर्टेन डायरेक्शन वाली रे अंदर जा सकती है, जो डिस्टर्ब्ड रेज हैं वो अंदर नहीं जा सकती। तो बेसिकली पोलराइज ग्लासेस गिविंग यू दैट एडेड कंफर्ट, जो विजिबल लाइट को वो ब्लॉक करेगा, उससे आपको थोड़ा एडेड कंफर्ट मिल जाएगा। सो इफ यू कैन इन्वेस्ट फर्दर इन अ पोलराइज्ड विद यूवी प्रोटेक्टिव, दैट्स अनदर बेनिफिट। ओके, इट्स जस्ट अनदर नेक्स्ट लेवल पोलराइज ऑफ तो बेनिफिट है ही ना। वो अभी गाड़ियां देखो, फरारीज, लंबोर्गिनीज, इन सब की जो विंडशील्ड्स होती हैं दे पोलराइज्ड, उसमें आपको ग्लेयर नहीं लगता शीशे उसमें से। आप चश्मा वो ना भी पहनो सन ग्लासेस, आपको ग्लेयर नहीं लगेगा। बहुत महंगी स्क्रीन्स हैं बट दे आर पोलराइज्ड। ओके, तो जिन लोगों को रात को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ सामने वाली लाइट, वेयर येलो फिल्टर ग्लास। ओके, अगर रात को आप गाड़ी चलाने में आपको चौंधा लग रहा है ना, येलो वाला चश्मा पहनो, उससे कंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन अगर रात को गाड़ी चलाते हुए चौंधा लग रहा है तो हो सकता है आंख में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, हो सकता है कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो, वो भी एक बार चेक करा लेना। तो अगर पहले एकदम गेट से इट शुरू हो चेक्ड गया, एंड देन but if it is happening since the beginning, so you are sensitive to light. But it started happening suddenly, then there's something wrong happening. Then this needs to be checked. ओके ओके, सो ये यूवी ग्लासेस, पोलराइज्ड ग्लासेस, ये सब Good. दे ऑल आर Take गुड। them. Take them. No problem. परफेक्ट परफेक्ट। हमारी जो आंखें हैं, क्या वो हमारी बॉडी की हेल्थ को कुछ रिप्रेजेंट करती हैं? अगर पानी निकल रहा है करती तो हैं। इसका मतलब ये हो सकता है, हो सकता है। लाइक See, दो चीजें इसमें समझना जरूरी है। Eye is also a local organ. तो अगर आप दवाई खाओगे तो उसका असर आंख में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लोकल है। सी कुछ कंडीशंस हैं बॉडी की जिनका असर आंखों पे आएगा। कुछ तो लाइफस्टाइल वाली हो गई, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, पर्दे में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाएगी। अपना प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, उससे कुछ टॉक्सीमिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम एज इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग कोई प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम? नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आंखों में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। कुछ आपकी बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एसएलई की प्रॉब्लम है, इससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा समय तक आप स्टेरॉइड वगैरह खा रहे थे किसी कारण से, भाई कोविड में काफ़ी लोगों ने स्टेरॉइड खाया, आंखों में प्रॉब्लम आई, कैटरैक्ट वगैरह बन गया। सो ऐसा नहीं है दैट आईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी, it's a one holistic body. Absolutely. But also the beauty of eyes is कि it is a local organ. तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इसी में होती हैं, बॉडी में असर ही नहीं होता उसका। या कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि कई सारी आंखों की प्रॉब्लम्स हम दवाइयाँ देते हैं, उसका असर आंख में नहीं आता क्योंकि आंख एक लोकल ऑर्गन है। सो येस, इन अ वे इट इज कनेक्टेड एंड इन अ वे इट इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो। ओके, बट देयर आर सर्टेन लाइफस्टाइल रिलेटेड एब्सोल्युटली प्रॉब्लम जिसमें मेन तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज है ही है। है। तो अगर किसी को डायबिटीज हो, साल में एक बार चेक करा लो उसे आईज, अपनी आंखों को जरूर चेक पर्दा चेक कराना है आईज का साल में एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। ट्रीटमेंट पे आने से पहले नेचुरली चश्मा उतारना पॉसिबल नहीं है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, तो क्या 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 ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल लगा हुआ चश्मा उतारने के लिए? काफ़ी लंबा आंसर है, आराम से बताता हूँ। ठीक है। सी गुंजन, हम सब ने ये सुना होता है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर आ गया और आप इस चश्मे को नहीं पहनना चाहते, परमानेंटली हटवाना चाहते हो, तो आज की डेट में लेज़र ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। और लेज़र ऑपरेशन में जो सबसे पॉपुलर ऑपरेशन है उसका नाम है लेसिक लेज़र। सब ने सुना हुआ है कि चश्मा हटवाना है, लेसिक करवाना। बट लेसिक हो गया 25 साल पुराना। उस टाइम तो बहुत पॉपुलर हुआ और वही नाम आगे आगे चलता जा रहा है। तो अब जो है लेसिक के ऊपर बहुत सारी और बेटर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो उसके बाद जो और एक टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर हुई उसका नाम था कॉन्ट्यूरा विजन। और इसके ऊपर अब एक और टेक्नोलॉजी आ गई जिसका नाम है सिल्क। SILK जो कपड़ा होता है सिल्क, सिल्क चॉकलेट आती है, वही सिल्क है ये। अच्छा। बट सिल्क स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंसिजन लेंटिकुलर केरेटोमाइलियोसिस, एक स्पेशल एक एक्रोनिम है, एक स्पेशल तरह की सर्जरी चश्मा हटाने के लिए। लेकिन ये जो भी लेज़र वाले ऑपरेशंस हैं, इनकी लिमिट है कि ये 8 नंबर तक का चश्मा हटा सकते हैं। और चश्मे का नंबर तो 25-30 तक हो सकता है। तो किसी भी इंसान का चश्मे का नंबर अगर 8 से ऊपर होता है
तो उस इंसान में एक दूसरा ऑपरेशन करा जाता है जिसको कहते हैं ICL। ICL क्या चीज़ होती है? एक लेंस होता है। तो जैसे हम चश्मा बाहर पहन रहे हैं, उसी पावर का एक लेंस बनाया और उसको आंख के अंदर डाल दिया। तो 8 से कम है तो आपका लेजर वाला ऑपरेशन होगा, लेसिक, कॉन्टूर या सिल्क वगैरह, और 8 से ऊपर है तो ICL वाला ऑपरेशन होगा। ठीक है। लेकिन 100 में से सिर्फ 70 लोग हैं जो चश्मा हटवा सकते हैं। अच्छा। बाकी 30 लोगों को पहनना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करते हैं हम ये? तो देखिए, अगर किसी को चश्मा उतारना है तो सबसे पहले तो 3-4 चीजें उसको फुलफिल करनी है। उम्र जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। ओके। चश्मे का नंबर 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए। छोटा मोटा चेंज हो गया, आधे 1/4 का तो फर्क नहीं पड़ता, मोटा मोटा स्टेबल होना चाहिए। अगर लेडीज प्लान कर रही हैं तो वो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए। आंखों में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी आंख में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है फिर नहीं चश्मा हटाएंगे हम। अच्छा। बिकॉज आंख में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, तो हम एक्स्ट्रा आई को स्ट्रेन या ऑपरेशन का नहीं देना चाहते। ओके। और जो भी इंसान ऑपरेशन करा रहा है वो कुछ इस तरह की दवाइयां ना ले रहा हो जिससे इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी का हैम्पर होता है। क्योंकि उस टाइम पे तो जब ऑपरेशन करेंगे तो बॉडी को अपने आप को हील करना है ना ऑपरेशन से, तो इम्यूनिटी आपकी ठीक होनी चाहिए। तो अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहा है, HIV एड्स का पेशेंट है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, इस तरह की दवाइयां ले रहा है, तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो एक बार आपने 5-6 चीजें फुलफिल कर ली। अब आपको एक हॉस्पिटल में जाना है, वहां पे आपके 15-20 तरह के आंखों के टेस्ट होंगे। इसके बाद टेस्ट होंगे। और वो सारे टेस्ट नॉर्मल आने चाहिए तो आपका ऑपरेशन होगा। किस तरह के टेस्ट हैं वो? मतलब बहुत सारे टेस्ट हैं। हम पहले चश्मे का नंबर ठीक से कैलकुलेट करना, पुतली की जो मोटाई है, कॉर्निया की थिकनेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इन ऑपरेशन में पुतली को थोड़ा सा पतला करेंगे। अच्छा। आपकी आंखों के मैप्स लेना कि भाई ऐसा तो नहीं चश्मा हटाने के बाद कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। पर्दे का चेकअप होना कि ऐसा नहीं पर्दा में कोई वीक पॉइंट है, ऑपरेशन करा पर्दा ही उखड़ गया। तो काफ़ी सारे तरह के चेकअप्स हैं। तो जब तक आपके सारे चेकअप्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं आएंगे तब तक डॉक्टर आपका ऑपरेशन नहीं करेगा। इसलिए इतना ज़्यादा हम इसमें ध्यान रखना चाहते हैं क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना गुंजन, दीज आर कॉस्मेटिक सर्जरीज। कोई बीमारी तो है नहीं भाई। अगर आपकी आंख में 2-3 नंबर का चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहन के पूरी लाइफ निकाल सकते हो ना। अब आप चश्मा हटवा रहे हो फॉर कंफर्ट, कन्वीनियंस। कुछ लोग चश्मा हटवाते हैं, कुछ मेडिकल्स के लिए बच्चे जा रहे होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, SSC वगैरह, रेलवेज वगैरह के जा रहे होते हैं। सो वी वांट टू मेक श्योर कि आपका चश्मा हटाना जो है 100% सेफ होना चाहिए। एब्सोल्युटली। देयर इज नो 99% इन कॉस्मेटिक। भाई एक बीमारी का इलाज कर रहे हो, कोई इंसान मर रहा था, उसको बचाने के लिए आपने पूरा एफर्ट डाला, ठीक है, भगवान नहीं है, कोई मरेगा कोई बचेगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो इंसान बिल्कुल हेल्दी है ना। हेल्दी इंसान पे आप एक ऑपरेशन कर रहे हो तो इट हैज टू बी 100%, देयर इज नो 99%। इसलिए वी एज कॉस्मेटिक सर्जन्स बड़ा फूक के करते हैं। और क्योंकि बच्चे करा रहे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, पूरी लाइफ इनको इन्हीं आंखों के साथ 70 साल जीना है, तो कहीं भी कोई कमी नहीं रह सकती। सो दैट इज़ वाई आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि कई बार मैं ऐसा देखता हूँ, मैं पेशेंट को मना कर देता हूँ कि आप अपना चश्मा नहीं हटवाना, चश्मा पहनना आपके लिए अच्छा है। फिर वो दूसरे किसी के पास चले जाता है, वो हटवा लेता है, फिर वो ख़राब हो जाती है आँख, फिर वो मेरे पास आता है। सो इफ़ योर डॉक्टर इज सेइंग, टेलिंग यू कि भैया नहीं करना, then you listen to your doctor। मतलब वो किसी कारण से बोल रहा है। अगर आप ऑपरेशन कराओगे तो वो कमाएगा पैसे, फिर भी वो आपको मना कर रहा है। दैट इज बिकॉज ही इज कंसर्न्ड कि भाई इस ऑपरेशन से लोगों की जिंदगी भी खराब हो सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रॉपर चेकअप एंड देन डू इट। ओके। All those who can go for it, should 100% go for it. They should go for it. अगर आपकी रिपोर्ट बढ़िया है, सब कुछ फिट है, सेफ होता है, बिल्कुल सेफ है, बिना किसी टेंशन के हटवाओ और 100% हटाओ। जिसका हट सकता है वो तो हटवा ही लो, ठीक है। और सेफ्टी के मामले में भी क्या बोलूँ मैं, ये जो ऑपरेशन है आजकल, ये ऑपरेशन नहीं है, इसे प्रोसीजर है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में होता है तो हम ऑपरेशन कह देते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई फ्लैप नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइज, कुछ नहीं करना। बस आंख में 10 सेकंड की लाइट डालनी है। आज करा कल से दिखना शुरू, 2 दिन का परहेज है, उसके बाद याद भी नहीं रखना ऑपरेशन हुआ था, जो मन में आया करो। ओके। कोई पेनफुल नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको चश्मा पहनना है, नहीं कराना ऑपरेशन, वो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस, यू हर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज ना, वो पतले पतले लेंसेज आंखों में चिपका लेते हैं। सुबह लगा लो, चश्मा हट गया, रात को हटा लो। कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना, सबसे खराब वर्स्ट चीज़ है हमारी आंखों के लिए, वर्स्ट। कभी कभी पहन लो, हफ्ते में एक बार पहन लिया, कोई फंक्शन है वीकेंड पे पहन लिया। रोज रोज कॉन्टैक्ट लेंस पहनोगे ना, खराब हो जाएगी आंखें। क्यों ऐसा क्यों?
ओके, आई टेल यू ऐसा क्यों. सी गुंजन, लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉन्टैक्ट लेंस करता क्या है. कॉन्टैक्ट लेंस एक पीस है, यूजुअली बड़े सारे मटेरियल्स का बना होता है, हेमा वगैरह. एक पीस है जो आपने अपनी आंख के ऊपर चिपका लिया है. अब ये जो हमारी आंख का आगे वाला हिस्सा है ना, काली पुतली जो है, जो हमें दिखती है, कॉर्निया जो है, इसमें खून की नाड़ियां नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होते. तो ये जो आंख का सामने वाला हिस्सा है, ये अपनी सारी जो ऑक्सीजन है ये हवा से लेता है. अब आपने ऊपर एक लेंस लगा दिया. अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही आंख को, जितना मर्जी आप बोल लो ऑक्सीजन परमिएबल है, ऑक्सीजन परमिएबल है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही गई. आंख को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आंख खराब होनी शुरू हो जाएगी. क्या खराबी आएगी? सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से बैक्टीरिया वहां पे पनप सकता है. तो कॉन्टैक्ट लेंस से इतनी खतरनाक इन्फेक्शंस होती हैं, इतनी खतरनाक इन्फेक्शंस होती है कि वो इंसान को आधा अंधा करके जाती हैं. कितने चांसेस होते हैं इन इन्फेक्शंस होने के? मैं तो रोज ही देखता हूँ. 100 में से 20 लोगों में तो मैं देखता हूँ ये. हाँ, वेरिएशन है इन्फेक्शन की, किसी को माइल्ड होगी, किसी को स्ट्रांग होगी, लेकिन जिसको स्ट्रांग होगी ना उसकी आंख खत्म होगी, मतलब खत्म इन द सेंस पार्टली अंधा हो जाएगा वो. Really? और तभी हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन वी रिकमेंड कि अगर आपको पहनना भी है तो डेली डिस्पोजेबल वाले पहन लो. वो मंथली वाले लोग ले लेते हैं, ईयरली वाले भी आते हैं. ईयरली वाले ले लेते हैं, वो पानी से निकालते हैं, हल्का सा यूं करके लगा लेते हैं. अब वो ठीक से साफ हुआ नहीं हुआ, उसमें वो इन्फेक्शन रह गई, आंख में लगा ली, आंख खराब हो गई. तो क्या तरीका होना चाहिए लेंस लगाने का? पहली बात तो मत लगाओ. और अगर लगाना है तो डेली डिस्पोजेबल लगाओ. सुबह लगाया, रात को फेंक दिया. और मंथली अगर करना है तो अच्छे से साफ करके लगाना उसको सोल्यूशन से. जल्दबाजी में नहीं लगाना कि निकल रहे हैं 5 मिनट में जाना है भाई, फटाफट जाते जाते लगा लियो, खराब हो जाएगी आंख. फिर क्या लोग करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो जाते हैं. ये सबसे खराब चीज आप कर रहे हो. Really? भाई पहले तो आपने ऑक्सीजन आधी वैसी रोक दी कॉन्टैक्ट लेंस लगा के, उसके बाद आप आंख बंद करके सो गए, तो इसने भी ऑक्सीजन रोक दी, कॉन्टैक्ट लेंस ने भी रोक दी. सुबह उठोगे आंख लाल, दर्द, पानी, जलन, और इन्फेक्शन नहीं होगी तो अल्सर बन जाएगा. इन सब चीज़ों से दूर रहो. कभी कभी पहन लो, अच्छी हाइजीन मेंटेन करके पहन लो. कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से ड्राइनेस हो रही है, एलर्जी हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, प्लीज़ छोड़ दो उसे. कॉस्मेटिक लुकिंग गुड इज सेकेंडरी कंपेयर टू व्हाट डैमेज यू आर डूइंग टू योर आईज. और आईज एक बार खत्म हो जाए ना, वापस नहीं आ सकती. लोगों ने सुना हुआ है आई ट्रांसप्लांट हो जाता है, आई ट्रांसप्लांट हो जाता है. आई ट्रांसप्लांट में पूरी आंख को नहीं बदल सकते हम. आई ट्रांसप्लांट में सिर्फ आगे का हिस्सा बदलता है. तो ऐसा पीछे जो डैमेज हुआ है वो तो ऐसा नहीं है कि हर अंधा इंसान आई ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाएगा. कुछ स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम है जो आई ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है. मैं एक बार उस पर वापस आती हूँ जो हम ट्रीटमेंट्स पे बात कर रहे थे. क्या इसकी कोई एज भी होती है? कि क्योंकि मुझे याद है लेजिक का तो मैंने सुना था कि आफ्टर 30 या आफ्टर 40 गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, यू शुड नॉट गेट इट डन. सो विद सिल्क जैसी टेक्नोलॉजीज भी क्या कोई एज लिमिटेशन है? नहीं गुंजन, क्या होता है, बी इट लेसिक, बी इट कॉन्ट्यूरा, बी इट सिल्क, बी इट ICL, एज फैक्टर नहीं है. ओके. द ओनली फैक्टर इज कि आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए. हाँ, बट उसके बाद अगर 50 साल 60 साल में भी कोई करवाना चाहे तो करवा तो अब उसको क्या इश्यू आएगा वो बताता हूँ. ओके, दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सी क्या होता है, जब हमारी एज 45 साल से कम होती है तो हमारी आंखों में ना सिर्फ दूर का नंबर होता है. राइट. और ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये दूर का नंबर हटाने के लिए बनी है. ओके. जब एक इंसान की उम्र 45 क्रॉस कर जाएगी तो अब वो बेशक नॉर्मल आंखों के साथ पैदा हुआ हो, चश्मे के नंबर के साथ पैदा हुआ हो, उसकी आंख में पढ़ने का, रीडिंग का प्लस नंबर आ जाता है. नॉर्मल इंसान को भी आएगा और जिसका चश्मा है उसको भी आएगा, किसने लेसिक कराया उसको भी आएगा. तो अगर कोई इंसान अपना 45 के ऊपर लेसिक करा रहा है तो उसको जो फायदा मिला वो 90% मिला. दूर की नजर साफ हुई, पास का पढ़ने के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा. तो दिस इज द डिफरेंस. तो 40-45 के बाद ना हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं लोगों के लिए. 40-45 के बाद हम लोगों को ICL वीवा करके एक आता है. वो दूर और पास दोनों ठीक करता है, वो करते हैं. या RLE के ऑप्शंस हैं जो दूर और पास दोनों ठीक करते हैं, वो करते हैं उनके लिए.
बट ऐसा नहीं कि 45 के ऊपर आप लेसिक करा नहीं सकते, कितने सारे लोग रोज आते हैं करवा लिया, बस इतना फर्क है कि भाई दूर का साफ हो जाएगा। 24 घंटे नहीं पहनना, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, सैर पे निकल रहे हो, क्रिकेट फुटबॉल कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कोई चश्मा नहीं है। लेकिन जब भी रीडिंग राइटिंग पढ़ने का काम करना है तब आपको पहनना है थोड़ा सा। वो यूजली वो करीब 1.5-2 नंबर का होता है। ओके। और एक बार ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद क्या वापस से चश्मा चढ़ सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगेन द आंसर इज सिमिलर। एक तो ये है कि भाई सपोज किसी इंसान ने 18-20 साल की उम्र में कराया, तो 18-20 साल की उम्र से लेके 45 साल तक तो कोई चश्मा नहीं पहनना, ना दूर का ना पास का। 45 साल के बाद आपको पास का नंबर आएगा तो आपको पहनना ही पहनना है, या 45 साल के बाद आप एडिशनल ट्रीटमेंट्स कराओ और उसको हटवाओ। एक क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं मेरे से कि डॉक्टर साहब चलिए हमने चश्मा हटाने का ऑपरेशन करा लिया, राइट, और आप बोल रहे हैं 45 के बाद आएगा, चलो 45 के बाद पहन लेंगे, क्या इसके बीच में तो नहीं आ जाएगा? या ऐसा तो नहीं कि आपने बोला 45 के बाद दूर का तो साफ रहेगा, उसके बाद दूर का नंबर आ जाए? देखिए हो सकता है, बट वेरी रेयर। ओके। तो 99% लोगों में तो एक बार ही ऑपरेशन करा, पूरी लाइफ के लिए पक्का हो गया ऑपरेशन। ओके। बट गुंजन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ ह्यूमन बॉडी। ऑफ कोर्स, ह्यूमन बॉडी को तो कोई इंसान समझ ही नहीं पाया, ऐसी चीज बना दी ऊपर वाले ने। सो वी स्टिल से दैट देयर विल बी 1% पीपल जिनका मान लो आज हमने 0 कर दिया, 10 साल बढ़िया चला, 11वें साल आधा नंबर आ गया, कोई टेंशन नहीं है, वापस आ जाओ, थोड़ा सा आधे सेकंड का लेजर और डाल देंगे, आधे नंबर को ठीक कर देंगे, फिर आप नॉर्मल हो गए। ओके। मैं ये इस पर्सपेक्टिव से पूछ रही थी कि एक बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद या एक बार सर्जरी करवाने के बाद क्या कोई जितना मर्जी फ़ोन यूज़ करे, टीवी देखे, फ़र्क नहीं पड़ेगा? मतलब आपकी आइज़ इम्यून हो चुकी है। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ये भी पूछते हैं मेरे से। देखो 18 साल की उम्र के बाद जब आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर यूज़ करोगे तो आँख में चश्मे का नंबर आना का चांस कम है। आपको एस्थेनोपिक सिम्टम्स, आंखों में दर्द, सिर में दर्द ज़्यादा बनेगा। और अगर आपकी उम्र 18 से कम है, जब आप डेवलपिंग एज में हो, उस टाइम मोबाइल कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करोगे तो चश्मे का नंबर आएगा। ठीक है, तो 18 के बाद जब आपकी एक बार स्टेबल हो गई बॉडी, ग्रोथ पूरी हो गई, देन द चांसेस आर अनलाइकली। लेकिन फिर भी हाँ, एक्सेसिव मोबाइल फोन कंप्यूटर से अब नाउ सम स्टडीज आर कमिंग आउट कि स्क्लेरल स्ट्रेचिंग हो जाती है और एडल्ट्स में भी कुछ नंबर आ सकता है। बट अगेन द सोल्यूशन इज स्टिल द सेम। मान लो 10-20 साल आपने मोबाइल कंप्यूटर दबा के यूज करा और आधा पौना नंबर आ भी गया, कोई टेंशन नहीं है, वापस आ जाओ, थोड़ा सा लेजर और डालेंगे, यू विल बी 0 अगेन एंड यू एंजॉय अगेन। तो उसको हम लोग कहते हैं टच अप या पॉलिशिंग प्रोसीजर। कुछ लोग कभी कभी आगे करवा लेते हैं। हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स बच्चों को उन्हें फ़ोन देना पड़ता है जस्ट टू कीप देम बिजी सो दैट दे कैन हैव देयर ओन टाइम। तो लेट्स अगेन अज्यूम कि कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का और उनको देना ही पड़ रहा है फॉर जेन्युइन रीजंस। क्या कुछ प्रिकॉशंस वहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं जब बिल्कुल छोटे बेबीज? क्या करोगे बच्चों के प्रिकॉशन, सुनना तो है नहीं कुछ। नहीं, आई थिंक इसके ऊपर ना बड़े सारे सम पीपल आर कमिंग आउट एंड दे आर सेइंग कि भाई हम बच्चों को फ़ोन इसलिए दे रहे हैं ना कि हम बच्चों से कनेक्टेड रहें। सो मेक स्पेशल फ़ोन्स फॉर देम जिसमें एंटरटेनमेंट कम हो एंड कनेक्टिविटी के लिए पर्पस से बनाया जाए। एंड नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग इन, वो इसी तरह के फ़ोन्स वगैरह बना रहे हैं कि जो बच्चों को दे सकें, कि उसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, फ़ोन हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा, पेरेंट्स आर कनेक्टेड विद देयर किड्स। एंड इवन द स्कूल्स नाउ दे अंडरस्टैंड कि connectivity is important. Right. So they're also accepting these kind of things which are coming in. So I think such things should be promoted. Yeah. And I saw this person in Shark Tank. उसने एक घड़ी बनाई. It's a smart watch kind of a thing कि बच्चों को पहना दो and parents are connected. और उसमें entertainment नहीं है. It is only the purpose is to stay connected between parents and children. Right. लोकेशन आ जाती है उसमें। हाँ, जो आपको सेफ्टी कंसर्न्स हैं एटलीस्ट वो मीट हो जाएंगे। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, घर आ रहा है, पेरेंट्स को पता है, they're happy. Right. ठीक है, सो डॉक्टर लास्ट सेक्शन है यहाँ पे, लेट्स डिस्कस मेकअप का हमारी आईज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। कोल, काजल, लाइनर, मस्कारा, ये सब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या ये हमारी आंखों के लिए सेफ है या? राइट गुंजन, इसमें ना लाइक वी वर डिस्कसिंग, बच्चों में तो लगाना नहीं है। हाँ, नहीं मतलब मैं एडल्ट्स की बात, यंग गर्ल्स, वुमेन की बात, स्पेशली बच्चों में ना एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो काजल वगैरह होते हैं ना, इनमें कभी कभी लेड होता है। लेड इज अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस, तो इससे बच्चों का ग्रोथ हैम्पर एंड मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है, तो बच्चों को छोड़ दो। अच्छा, बच्चों के लिए वो जो एक ऑर्गेनिक जो देसी तरीके से बनाया हुआ सुरमा होता है, सुरमा वो चम्मच उल्टा करके लगा लेते हैं। अरे नहीं यार, उसमें भी केमिकल्स हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, नेचुरल क्या घर पे आपने उसे बत्ती के ऊपर रख के वो तो एक्चुअली कहा जाता है कि आंखों की
कोई बेनिफिट नहीं है उसको, Nothing. जीरो Okay. बेनिफिट। मतलब अगेन आई एम टेलिंग ऑल द ऑडियंसेस, कोई बेनिफिट नहीं है, इसको मत लगाना। किसी भी डॉक्टर से पूछ लो अगर मेरी बात बिलीव नहीं हो रही तो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फॉर एडल्ट्स, हाँ. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मेकअप्स। Yeah. सी मेकअप्स वैसे आजकल बढ़िया क्वालिटी के आते हैं, दे आर मेकिंग इट नाइस एंड सेफ, एंड 80-90% को लोगों को कुछ नहीं होता। मेकअप लगा लो, हटा दो, एवरीथिंग इज गुड। Yeah. कुछ लोग जो है ना मेकअप से सेंसिटिव होते हैं, Yes. एंड आई सी लॉट ऑफ यंग गर्ल्स कमिंग टू मी कि वो रात को मेकअप लगा लेती हैं, सुबह आंखें भूल जाती हैं। उसको ब्लेफराइटिस कहते हैं हम लोग, लिड्स वगैरह फूल जाती हैं, आंखें लाल हो गई, पानी निकलना शुरू हो गया, सेंसिटिविटी हो गई। तो सम पीपल आर सेंसिटिव, Okay. तो उनको दवाई देके ठीक करना पड़ता है। फिर वो पेशेंट्स क्या करते हैं, दवाइयों का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, रात को मेकअप लगाते हैं और मेकअप हटा के दवाई डालते हैं, अगले दिन सब बढ़िया होता है। और वो करते रहते हैं, फिर दवाई काम करना बंद कर देती है, फिर वो डॉक्टर के वापस आते हैं। तो इफ़ यू आर सेंसिटिव टू ऑल दीज आई लाइनर्स, मस्कारा, डोंट पुट देम। बार बार आप इसको लगाओगे, स्टार्टिंग में एलर्जी होएगी, स्टार्टिंग में ब्लेफराइटिस होगा, ट्रीटमेंट्स हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बार बार होना शुरू हो गया तो एलर्जी भी क्रॉनिक हो जाएगी, ब्लेफराइटिस भी क्रॉनिक हो जाएगा, दवाइयाँ काम करनी बंद कर देंगी और सुबह से रात तक आप परेशान रहोगे। सो इफ इट इज सूटिंग यू, well and good, do it. If it is not suiting you, stay away from it. I see so many patients, young girls, chronic कर लेती है एलर्जी, ठीक ही नहीं होती, फिर स्टेरॉइड डालते रहो, नॉन स्टेरॉइडल डालते रहो, ठीक होके नहीं देती वो। मेकअप जरूरी है सर? नहीं, करो बट if your body is not permitting, then don't exploit your body ना। Of course, it's going to harm. ठीक है, it is better you look prettier, otherwise then other day morning you get up with swollen eyes, वो कोई बात हुई यार। Absolutely. Is there a right way to remove eye makeup, especially yes. waterproof one? There's a right way to do it, especially for the eyes. Yeah. See, eyes में ना सारी हमें टेंशन होती है हाइजीन की, क्योंकि ना सेंसिटिव एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया है, इन्फेक्शन डर्ट जाएगा तो पंगा कर देगा। Okay. सो रिमूव इट, बट रिमूव इट हाइजीनिकली। Okay. कैसे रिमूव कर सकते हो, आजकल मार्केट में आई वाइप्स अवेलेबल हैं, उसमें स्टेराइल वाटर होता है, निकालो, साफ करो, कोई टेंशन नहीं होगी। Okay. आई वाइप्स नहीं मिल रही, घर पे पानी में कॉटन डालो, उबाल दो, निकाल के साफ कर लो, बढ़िया है। पानी से धो सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है पानी से धोने से पानी में जो कंटामिनेंट्स है उनसे आंखें लाल हो जाती है मेकअप के बाद, देन डोंट यूज दैट। कभी कभी मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये सब मेकअप वगैरह हटाने के बाद ना थोड़ा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल दिया करो, बिकॉज सम मेकअप्स कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद द टीयर फिल्म ऑफ द आई, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, उसको ब्रेक कर देती है। तो आप थोड़ा लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करोगे तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, और मेकअप लगाने का कोई प्रॉब्लम आ रही है विजिट डॉक्टर। सो डॉक्टर, नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्विक सा रैपिड फायर करते हैं, जिसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी, आप सिर्फ ये बता देना कि वो मिथ है या फैक्ट है। शायद इसमें से हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, बट जस्ट अ क्विक फैक्ट और अ मिथ। नंगे पाँव घास पे चलने से विजन इंप्रूव होता है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। मिथ। टीवी को बहुत पास बैठ के देखने से आई साइट खराब होती है। नहीं, टीवी को पास से अगर बच्चा देख रहा है ना तो उसकी आंखें वैसे ही खराब है, इसीलिए उसको पास बैठना पड़े, क्योंकि उसको दूर से दिख नहीं रहा। तो आईज तो खराब चलो हो ही जाएंगी, नियर वर्क करने से आपको चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर बच्चा पास से देख रहा है डॉक्टर से मिलवा दो उसको, उसकी आंख में नंबर है, उसको दिख नहीं रहा, इसलिए दैट इज व्हाई सिटिंग अप क्लोज। बट हाँ, टीवी लॉन्ग टर्म देखने से पास से आंखें खराब होंगी, दैट्स अ फैक्ट। दैट्स अ फैक्ट। डिम लाइट में पढ़ने से आंखें खराब होती हैं। फैक्ट। स्ट्रेन बनेगा, अभी डिस्कस्ड वेल लिट रूम होना चाहिए। राइट। आंखों की एक्सरसाइज करने से चश्मा लगाने की नीड कम हो जाती है। मिथ। एक्सरसाइज से चश्मा नहीं हट सकता। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को देखने से आंखें खराब होती हैं। खराब होती हैं, वी हैव डिस्कस्ड। ओके। यूवी रेस से आंखें खराब होती हैं। डायबिटीज का आई हेल्थ के साथ कोई लिंक? बिल्कुल लिंक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन अमेरिका एंड यूरोप। अपने देश में कैटरैक्ट है, वहाँ पर उनके देश में डायबिटिक रेटिनोपैथी, बिकॉज वहाँ पे डायबिटीज का रेट बहुत ज्यादा है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बार शुरू हो गई ना, उसको कंट्रोल करने में सिरदर्दी हो जाती है। इंजेक्शंस, सर्जरीज, लेजर्स, तो इसको मत होने दो। कैसे रोकोगे डायबिटिक रेटिनोपैथी को? एक सिंपल सा तरीका है, शुगर कंट्रोल कर लो। शुगर कंट्रोल होगी, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायबिटीज ही कंट्रोल हो गई, वही डायबिटीज कंट्रोल हो गई ना। पर एक बार रेटिनोपैथी हो गई ना, आप ये मान लो हर जूते घिस जाएंगे चक्कर लगाते लगाते डॉक्टर के। बहुत बेकार, बहुत खराब बीमारी है। उसके बाद एक बार अगर ये हो गई, मान लो उसके बाद डायबिटीज ठीक हो गई, तो क्या ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी कुछ हद तक रिवर्सल हो जाता है, कुछ हद तक।
पर एक बार डैमेज हो गया ना आई में, तो मतलब सिरदर्दी है उसके बाद आपकी, मतलब यू विल नेवर हैव अ नॉर्मल लाइफ अगेन. लास्ट एंड आई एम श्योर योर फेवरेट, आई सर्जरीज रिस्की हैं. यार देखो Gunjan, we all have to understand this. I'll give a proper answer to this. Okay. Every medical procedure or surgery will have its set of risks and side effects. तो ये चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी साइड इफेक्ट फ्री नहीं है. अच्छा. जब आप चश्मा हटाओगे तो इसका भी जो मेन साइड इफेक्ट आपको बनता है वो ड्राइनेस का बनता है. 2 से 3 महीने आंखों में सूखापन आता है और आपको दिन में 4 बार ड्रॉप डालनी पड़ती है. 2 से 3 महीने या मेजॉरिटी लोगों में 2 से 3 महीने. कुछ लोग ऐसे मिलेंगे 1 महीने में ठीक हो गए, ऐसे मिलेंगे 3 से 4 महीने हो गया. मेजॉरिटी लोगों में 90% 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा. तो उसके लिए आपको ड्रॉप्स डालनी पड़ती है. बट हाँ, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है. तो एवरी सर्जरी विल हैव इट्स सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क्स एंड दैट हैज टू बी डिस्कस्ड विद योर डॉक्टर. सो कोई भी सर्जरी उठा लो, हर सर्जरी का जो भी बेनिफिट रिस्क रेशियो होता है वो आपका डॉक्टर तो देखता ही देखता है. इफ वी फील कि सर्जरी से पेशेंट को रिस्क ज़्यादा बेनिफिट कम है तो हमने करना ही नहीं. कॉस्मेटिक सर्जरी में तो रिस्क लेना ही नहीं है. इट हैज़ टू बी 100% फॉर यू. दैट द डॉक्टर विल टेल यू. प्लस हर सर्जरी से पहले सारे पेशेंट्स को ना एक कंसेंट दिया जाता है, गवर्नमेंट मैंडेट है. उस कंसेंट में सारा कुछ लिखा होता है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या रिस्क हैं. लेकिन अक्सर पेशेंट उसको पढ़ते ही नहीं है. पेशेंट हाँ साइन करके चलो सर्जरी करो. उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि बाद में जब कोई प्रॉब्लम होगी और आप कोर्ट में जाओगे तो यही प्रूफ है आपके पास, और कोई प्रूफ नहीं है. डॉक्टर के पास भी यही प्रूफ है कि हमने बताया हुआ पेशेंट को, पेशेंट के पास भी यही प्रूफ है. राइट. या बट बिफोर वी क्लोज आई रियली want you to say something, कुछ ऐसा कोई टिप, कोई मूल मंत्र, कोई रामबाण जो आप लोगों को देना चाहो. मतलब फ्रॉम दिस पॉडकास्ट वी आर कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल एंड आई वांट टू बेसिकली रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल ऑफ देम. हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग, कई लाखों लोग सिर्फ इसलिए अंधे हैं क्योंकि हम लोग अपने मरने के बाद आंखों का दान नहीं करते. हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी का कोई रोल नहीं है. इसको या तो हमने जला देना है या तो हमने दफना देना है. तो अगर आप अपने मरने के बाद अपनी आंखों का दान कर दोगे तो उससे 2 अंधे इंसान दोबारा देख पाएंगे. तो आई थिंक वी शुड ऑल प्लेज टू डोनेट. ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन से बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है. और आप सोचो, आपके मरने के बाद आपकी बॉडी का एक हिस्सा दूसरे इंसान की बॉडी में जिंदा रहेगा. इससे ऊपर चीज़ क्या हो सकती है? So that is my message to all of them, that we should all donate our eyes and our organs ताकि किसी और को हेल्प हो जाए. Absolutely. I think हर किसी को ये करना चाहिए. तो क्योंकि अभी लोगों ने ये पूरी बात सुनी है, कॉन्वर्जेशन सुनी है, तो आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे. तो राइट नाउ अगर वो इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं? कोई लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं? गूगल पे सर्च कर लो. अपने जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे आई बैंक है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा लो. एक वो आपको नंबर दे देंगे, वो नंबर अपने फैमिली मेंबर को दे देना और बता देना जब मेरी डेथ हो इस नंबर पे फोन करके उनको बुला लेना. बस इतना करना है आपको, नथिंग मोर. इतना कर दोगे तो किसी की हेल्प हो जाएगी. आई रियली, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कह सकते हो आप इसे या जो मर्जी, बट प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचिए और ना ही सिर्फ खुद, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी एनकरेज करें. एंड अगर आप ऐसा करने वाले हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ ताकि बाकी लोग आप लोगों को देखकर इंस्पायर हों. So please write in the comments that I pledge to donate my eyes. Right, we'll conclude on this. No, and thank you so much. मतलब ये लास्ट वाला जो आपने पॉइंट बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड मोर देन दैट जो आपने पूरा इतना हमें आज इनेबल किया और इतनी क्लैरिटी दी अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस के साथ. आई थिंक दिस वॉज मच नीडेड डॉक्टर. And thank you so much. I hope it brings awareness to the people of this country. I hope so. And I'm sure that लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा. I'm sure. So thank you so much. मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन को सुनने के बाद आपकी आईज रिलेटेड अवेयरनेस बड़ी होगी. मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी तरह के नॉलेज रिच पॉडकास्ट्स मैं आपके लिए लाती रहूँ. और मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जिनकी भी केयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सभी ग्रुप्स में इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि इस एक कॉन्वर्जेशन का फ़ायदा मैक्सिमम लोग ले पाएँ. अब कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट टाइम हम किन्हें इनवाइट करें और किस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन करें. टिल देन, टेक केयर.